हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू एक नज़र में हम 2019 का ज्योग्राफी के प्रश्न आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले वीडियो में हम चर्चा कर देते हैं, इसलिए जो है अब इसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे प्रश्नों पर जाएंगे। तो प्रश्नों से पहले हम जो है सिलेबस को देखते हैं। हमने बार बार आपको बोला कि पहले हमको सिलेबस को देखना है। कोई भी चीज़ हमें पढ़नी है तो सिलेबस को देखना है, पीवाईक्यू देखना है। दो चीज़ें हमको आधार बना के हमेशा रखनी है अपने साथ में, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। जो बच्चे नए हैं, जो अभी तैयारी करना स्टार्ट ही किए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि प्रीलिम्स में ये सिलेबस डिफाइन है, ठीक है। डिफाइन कायदे से है नहीं, तो इसलिए हम इसको फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। सिलेबस में है तो हमें देखनी चाहिए, फिर उसको लिंक करके हम कैसे पढ़ेंगे वो आगे हम बताएंगे। तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। अब इसको एलेबरेट हम कर सकते हैं कि भारत के साथ साथ भारत का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, फिर विश्व को रख लेंगे केंद्र में, तो विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ठीक। ऐसे पढ़ के, हालांकि यहाँ पर हमें ये डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो हम मेंस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मेंस की चीज़ें जो है, मेंस में जो सिलेबस में है वो प्रीलिम्स में उसी सवाल यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। तो हमें ये नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी पढ़ते हैं तो ये नज़र होनी चाहिए कि यूपीएससी पूछ क्यों रहा है। तो आप जीएस फर्स्ट में जाओगे, मेन्स के सिलेबस जीएस फर्स्ट में, तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस दिखाई देगा। तो वहाँ पर आपको सिर्फ 10, 11, 12 पॉइंट में जाना है और वहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो है सिलेबस ठीक ठाक डिफाइन है, लेकिन बहुत अच्छी तरह डिफाइन नहीं है, तो हम पीवाईक्यू पर जाते हैं। तो आप इसको पॉज करके सिलेबस को पढ़ लेना, क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा, इससे समय जो है ज़्यादा जाएगा। आप लोग पॉज करके इसको देखिए। बाकी जब भी मैं पढ़ाऊँ तो अपने पास जो है सिलेबस, आप जो है सिलेबस को अपने पास रख लिया करिए। इसके साथ साथ एक बुक, जो आपको स्टैंडर्ड बुक, मैंने बुक लिस्ट की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल रखी है, और वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पे। आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो और वहाँ पर जा करके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये दो चीज़ अपने पास रखिए। और साथ में जब भी मैं ज्योग्राफी का पेपर अगर कराऊँ, या ज्योग्राफी की कोई भी चीज़ आप पढ़ें, तो एटलस अपने पास जरूर रखिए। ऑक्सफोर्ड का एटलस जो है, ऑक्सफोर्ड का एटलस आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश वर्जन, हिंदी का, हिंदी मीडियम के हो तो भी इंग्लिश का ही रखना, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर उसका कारण क्यों है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखी नहीं होती, और हिंदी में नाम जो है कुछ चीज़ें गलत भी लिखे होते हैं। लिखे क्या, प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका उच्चारण जो हिंदी में किया जाता है इंग्लिश का, तो वो कई जगह जो है गलत दिखाई देता है, फिर हमको मिलता नहीं है वो क्षेत्र। तो आपको इसलिए जो है इंग्लिश का देखना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें आपको रखनी चाहिए। पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? आप दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भारत में गौण खनिज। गौण खनिज का मतलब आपको खनिज संसाधन से संबंधित पढ़ना है, ठीक है। मतलब खनिज संसाधन आपको टॉपिक पढ़ना है। तो इसको तुरंत लिख लीजिए अपने कॉपी पे, या जो बुक पढ़ते हैं वहीं पर पेंसिल से ऊपर जहाँ इंडेक्स होती है वहीं पर जो है उसको देखिए कि ये टॉपिक दिया हुआ है। अगर किसी चीज़ का सब टॉपिक है तो हो सकता है इंडेक्स में ना दिखाई दे, तो सब टॉपिक को उसी टॉपिक में अलग से जो है साइड में कहीं पर टॉपिक, और टॉपिक के आगे इंडेक्स में आपको खनिज संसाधन लिख लेना है। इसको हमको जो है अच्छे से पढ़ना है। ये रिपीट भी होता है, आप देख सकते हो इसकी थीम बार बार रिपीट। खनिज संसाधन से यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो आपको ये जो है पॉज करके देखना है कि यूपीएससी कैसे प्रश्न बना रहा है। अब होता क्या है कि यूपीएससी जो है कोई चीज़ चर्चा में चल रही होती है, तो उससे यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाता है, ठीक है। उनके बेसिक चीज़ों से प्रश्न बना देता है। तो आपको ये जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो हम उस पर विस्तार से और अच्छे से बताएंगे इस सब चीज़ों को। बाकी इसको पॉज करिए और अच्छे से देखिए। गौण खनिज के प्रबंधन, मतलब देख रहे हैं उसका संसाधन कैसे है, कैसे वितरण होना चाहिए, उसका प्रबंधन की बात कर रहा है। प्रबंधन के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इस पर पढ़िएगा, देखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि यूपीएससी मैपिंग से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो आपको मैंने पिछली बार जो है नॉर्थ अमेरिका की जो है मैपिंग बोला था कि देख करके आना। अब क्या करना है, आपको साउथ अमेरिका की जो है मैपिंग देखनी है। मैप बहुत अच्छा नहीं बना है, तो इसको जो है जब भी देखना तो ऐसे देखा करो, जैसे ये देश है, यहाँ से ऐसे देश को देखते हुए, यहाँ पर्वत पठार देखते हुए, फिर सीधे ऐसे चलना है, और ऐसे करके ये दोनों आकर के मिल जाता है। फिर जब मिल जाएगा इसके बाद क्या होगा कि बीच के भी जो देश हैं उनको भी आप देखते हुए चले जाना, ठीक है। तो ये आप मैपिंग देखिए कहाँ पर कौन सा स्थान है। तो जैसे एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर ये कहाँ पर है, इसको देखिए। काला सागर इसको देखिए, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, इनको अच्छे से देखिए। फिर उनके स्थान, सागर से लगा हुआ देश पूछ रहा है, ठीक है। तो जब देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिल गया देखने का कि आपको कैसे यूपीएससी की मैपिंग देखनी है। जैसे आप बिना देखे पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ने लगते हैं, लेकिन आपको यूपीएससी ने एक हिंट दे दिया अपने पीवाईक्यू के माध्यम से। अगली बार भी इसी टाइप का प्रश्न किसी और चीज़ को रख करके पूछ लेंगे। मान लो पर्वतों को रख देता कि रॉकी पर्वत है, अब पूछा ही हुआ है, ये हम बता क्या रहे हैं, यूपीएससी ने पूछा भी, आगे हम दिखाएंगे, पीछे भी दिखा चुके हैं। तो ये एटलस है, एटलस पर्वत है, अल्पस पर्वत है, इस तरह से 2-3 पर्वतों को रख देगा और उनके देश पूछ लेगा कि कौन सा देश इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे जैसे सागर लगा हुआ, यहाँ पर पर्वत लिख देगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना। नदी के बारे में भी यूपीएससी पूछ सकता है,
ठीक है, झीलों के बारे में पूछ सकता है। ऐसे ही सबको आपको रखना है कि जब भी ऐसी चीजें आए तो उनके बारे में आप अलग से सोचिए। यहाँ पर सागर दिया है, अब यहाँ पर आप झील को रख के इसको देखिए कि कौन कौन से देश हैं। फिर यहाँ पर जो है सागर की जगह झील रख लीजिए, फिर पर्वत रख लीजिए, पठार रख लीजिए, ठीक है, और भी जो है नदियों रख लीजिए, नदियाँ, मुख्य मुख्य नदियाँ विश्व की कौन कौन सी, उससे उसके आधार पे भी आप इसको कर सकते हो वितरण। यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएंगी, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको देखना है, तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। चलते हैं हम आगे। अब देखिए, मैं सुविधा के लिए मैंने इसको लगा दिया कि मैपिंग संबंधित यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछ देता है। अब ये कह रहा है कि देखिए ऐसे चर्चा में पूछ लेगा अलियार, ईसापुर और कंगसाबती जैसे ज्ञात स्थान में से क्या समानता है। अब इनमें से किस चीज़ के लिए यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा, ये क्या थी। हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप है क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है क्या, भूमिगत गुफा तंत्र क्या, ये जल भंडार है क्या है। तो यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिया, तो इसका मतलब ये चर्चा में चल रहा होगा तभी यूपीएससी पूछ लेगा। ऐसे पूछने के लिए तो बहुत कुछ है जिसको यूपीएससी पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, जो चर्चा में चल रही है आपकी नज़र वहाँ गई कि नहीं गई। अब जैसे जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो है परमाणु स्थलों पर हमला किया था, तो यूपीएससी उनके 3 स्थान जो है, जो उनके ईरान के जो है परमाणु स्थल थे, वो कौन से थे, फोर्दो जिसको बोलते हैं, नतांज और इस्फहान, ये 3 स्थल थे जहाँ पर यूएसए ने उनके स्थलों पर हमला किया था। अब क्या हुआ कि ये स्थान चर्चा में, अब यूपीएससी ऐसे बना के रख देगा कि ये यहाँ पर जहाँ अलियार लिखा है यहाँ पर फोर्दो लिख देगा, फोर्डो, यहाँ नतांज लिख देगा, नतांज लिख देगा, और यहाँ पर लिख देगा इस्फहान। इस्फहान लिख देगा, ठीक है। और ये स्थल किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पर लिख देगा, पूरी घटना भी लिख सकता है, ठीक है। यूएसए के द्वारा हमला किए गए, या यूएसए के द्वारा यहाँ ऊपर लिख देगा, यूएसए के द्वारा ईरान पर हमला किए गए 3 स्थानों को बताइए कहाँ पर स्थित है, या यूएसए के द्वारा हमला किए गए ईरान के कुछ क्षेत्रों में, ये किससे संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है, न्यूक्लियर संबंधित क्या थे, ऐसे कुछ लिख करके यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। इनकी मैपिंग भी देख लिए, उठाकर देख लिए कहाँ पर स्थित है। यूपीएससी हो सकता है कि मैपिंग संबंधित भी प्रश्न बना दे, तो ऐसे यूपीएससी प्रश्न बनाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे हम। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं, अब आपको मृदा पढ़नी है, जो मृदाएं हैं उनको आपको अच्छे से देखना है कि कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, उनके पोषक तत्वों के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ मृदाएं पर्यावरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। बेसिक सवाल है, सिंपल है, साइंस, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को मिक्स करके पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को जब भी आप पढ़ो तो एनवायरमेंट, साइंस और ज्योग्राफी को एक साथ मिला करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा कैसे सब्जेक्टों को पढ़ा जाता है। जैसे कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप स्टार्ट करो तो वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट करो। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे आप खत्म होगा तो आईआर स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक लिंक बनता हुआ चला जाता है, ठीक। फिर आईआर खत्म होगा तो पॉलिटी स्टार्ट कर देनी है, पॉलिटी जैसे पढ़ लोगे तो फिर गवर्नेंस पढ़ना है आपको। तो जिससे क्या होगा कि एक सब्जेक्ट जो है दूसरे से लिंक होता हुआ दिखाई देता है, ठीक। फिर आप ज्योग्राफी जब उठाओगे तो ज्योग्राफी से पहले आपको साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, या साइंस के साथ साथ एनवायरनमेंट को पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी को बाद में लगा लो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है कि एक दूसरे से लिंक करते हुए सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उससे क्या होगा कि तैयारी आपकी बेहतर होगी और लिंकिंग वे पे होगी। आप एक विषय को दूसरे विषय से लिंक करके पढ़ सकते हो। लिंक कर पाओगे तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा याद होंगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे मतलब कि इधर उधर पढ़ने से क्या होगा कि उससे आपको नुकसान होता है, मतलब वो चीज़ें आपके माइंड में सेट नहीं हो पाती हैं। अब देखिए उस समय जो है जनजाति, जो कुछ आदिवासी क्षेत्र होते हैं जैसे कि पीवीटीजी, मतलब आदिवासियों में भी कुछ ऐसे समूह होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, असुरक्षित किस्म के होते हैं। उनको यूपीएससी ने कुछ इनकी संख्या जो है घटाई बढ़ाई थी, या इससे संबंधित चर्चा में काफ़ी चल रहा था। ये दरअसल जो सेंटलिन जो है द्वीप था, वहाँ पर सेंटलिनी जनजाति चर्चा में चल रही थी, सेंटलिन, ठीक है। कोई विदेशी व्यक्ति वहाँ पर गया था तो उसको जो है तीर कमान से मार दिया गया था, तो वो काफ़ी चर्चा में, वो द्वीप भी चल रहा था, वहाँ की जनजातियाँ भी चर्चा चल रही थी। तो यूपीएससी ने उसी संबंधित सवाल पूछ लिया। अब ये क्या होता है, पीवीटीजी क्या होता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये क्या होता है पीवीटीजी के बारे में आप पढ़िए जाकर के आप अच्छे से, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है। अगर कोई यूपीएससी सवाल फिर से घुमा के, यूपीएससी क्योंकि फितरत रही कि वो अपनी थीम को नहीं भूलता है, थीम रिपीट ही कर देता है, तो इसलिए जो है ये प्रश्न आप आराम से कर लोगे। इनकी संख्या देख लेना, 95 नहीं है, 75 के आसपास है। तो आप यहीं पर यूपीएससी ने डाटा रख करके आपसे खेल गया, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपल वे में भी सॉल्व करते तो आराम से सॉल्व करते। पीवीटीजी देश के 18 राज्यों तथा एक संग्रह क्षेत्रों में निवास करते हैं। पता नहीं हमें सही है कि नहीं सही है। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजी आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। अब आपको जैसे ये नहीं पता है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको नहीं पता होगा कि आप
की चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो आपको यूपीएससी आपके साथ खेलता है। तो जैसे ही आपने इसको देखा, तुरंत आपको जो है दिमाग लगा लेना है। अब जैसे पीवीटीजी की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। अब देखिए मुख्य जनजातियां होंगी तो आपको याद होंगी, लेकिन आप 75 के 75 थोड़ी याद करने बैठोगे। तो ऐसे सवालों को जो है जैसे नहीं कुछ पता है तो इनको छोड़ना ही सबसे मतलब सेफ जोन में होता है कि इनको आप जबरदस्ती जो है सॉल्व मत करिए। लेकिन मैं अभी डिटेल एनालिसिस लेकर के आऊंगा तो इनकी टिप्स भी बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है, कैसे उनको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों बनती हैं। अब आपको जो है सिंपल क्या पढ़ना है, मौसम विज्ञान पढ़ना है। मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय घटनाएं जो होती हैं वो आपको पढ़नी है कि हवाएं कैसे चलती हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के साथ साथ ये 0 अंश की रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर 23.5 अंश, नीचे 23.5 अंश। ये वाला क्षेत्र कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर कैसी हवाएं चलती हैं, व्यापारिक हवाएं चलती हैं कि ये पूरब से पश्चिम चलती हैं, पश्चिम से पूरब चलती है, क्या कैसी चलती हैं आप ये बताइए। फिर यहाँ पर आपको 23 से 60 के बीच में और नीचे जो है 23 से 60 के बीच में, ऊपर जो है एक रेखा, ये एक रेखा है। तो यहाँ जो है 60 के आसपास, यहाँ 60 के, ये यहाँ पर कैसी हवाएं चलती हैं, पश्चिम की ओर से चलती है कि पूरब की ओर से चलती हैं। पछुआ पवन इन्हीं को बोलते हैं क्या, ऐसे आपको देखना है। फिर ऊपर जो है आपको 60 से 90 के बीच में ये ध्रुव, 90 के बीच में आपकी इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध मोटा मोटा हम पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसे तो फिर आप वितरित करोगे तो यहाँ 23 से 40 के बीच में या 45 के बीच में या 30 से 45 के बीच में उपोष्ण कटिबंध भी आता है। तो वो सब चीज़ें जो है बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आपको ऐसे जो है वितरण करके इनको देखना है। फिर आपको यहीं पर जो है हेडली, फेरल, पोलर, जो जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने ऊपर की सतह को ले लिया। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, हमने इसकी ऊपर की सतह को यहाँ से यहाँ तक की सतह को, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सतह को ले लिया। अब 0 से 30 तक हमने इसको वितरण किया, फिर 30 से 60 के बीच में वितरण किया, 60 से 90 के बीच में। तो ये 90 हो गया। ये उत्तर और दक्षिण दोनों में ले लीजिए, मतलब नीचे यहाँ कोई भी ले लीजिए, बात एक ही होती है। तो हवाएं जो चलती हैं ऐसे यहाँ से उठी 0 अंश से 30 में आके गिरी, ठीक है, ऐसे इसको बताना है। फिर यहाँ से जो है 60 के आसपास से उठी और जो है यहाँ आके गिरी, ठीक है, ऐसे होता है। फिर मैं इसको बताऊंगा, ये चीज़ें जो है क्लास को लंबा कर देंगे। तो जब कभी अब चर्चा होगी तो हम इसको इन्हीं को जो है हम हेडली, फेरल और पोलर, ये 3 को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये क्या होते हैं, कैसे हवाएं जो है घूम फिर के आती है। इनसे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, कोरियालिस बल से आप सवाल पूछ रहा है, कोरियालिस बल से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे चीज़ें पढ़नी है। जैसे आईटीसीजेड पढ़ना है, डोलड्रम पढ़ना है। डोलड्रम क्या होता है, आईटीसीजेड क्या होता है। अब आपको वायुमंडलीय घटनाएं पढ़नी है, इसका मतलब वायुमंडल अच्छे से जाकर के पढ़ना है। फिर आपको वायुमंडल में जैसे कि जो मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये आपको जो अच्छे से देखना। तो ये सब 6 क्लास के एनसीईआरटी, 7th क्लास, 10th तक की, 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहाँ पर सब मिल जाएगा। अब ये सिंपल है कि मेघाच्छादित मतलब कि जो रातें होती हैं वो मेघ से मतलब बादलों से घिरी हुई हैं, रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं, तो ये यूपीएससी सवाल, इनका कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लोगे तो एक प्रश्न और मैं कराऊंगा। उसमें क्या हो रहा था कि जो है आर्द्रता से संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। अब यहीं पर जो है आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आर्द्रता से संबंधित कॉन्सेप्ट भी आपका यहीं पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे विषय पर। आपको ये जो है वायुमंडलीय घटनाएं, मौसम विज्ञान, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक। फिर देखिए नदियों से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। हिमनद है, नदी, किस नदी पर कौन सा हिमनद है, बंदरबूज कहाँ है, बारासिगरा कहाँ है, मिलान कहाँ है, सियाचिन कहाँ है, जेमू, ये सबको देख लो तुरंत। और ये नदियों के बारे में देख लो, इनका उद्गम स्थल देख लो, चेनाब का उद्गम स्थल, मंदाकिनी का, नुब्रा का, मानस का और यमुना का। अब इनके जो है इनके आसपास जो है कोई नेशनल पार्क है उसके बारे में पढ़ लो, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा और आपको ऐसे आराम से जो है ये थीम जो मैं बता रहा हूँ ऐसे पढ़ लोगे तो आपको आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और आराम से जो है पेपर निकल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। चावल, अब चावल के आधार पर आप इसको देखिए, ये क्या होता है कि जो है चर्चा में चल रहा होता है और ये जो आपकी जो है आर्थिक समीक्षा आती है वहाँ पर दिया होता है ये सब। तो उसी समय जो है इसको तैयार करना है। तो उसको जब आप मैं हो सकता है कोशिश करूं कि जब बजट आएगा उससे पहले आर्थिक समीक्षा आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जून की 21 तारीख को, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, कुछ सूर्य कहाँ होता है। जून की 21 तारीख को सूर्य कहाँ, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मध्य में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। इंग्लिश वर्जन भी बीच में देखते रहिए। मकर रेखा ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। व्योमस्त क्या होता है इसको इंग्लिश में देखना है आपको, ठीक है। यूपीएससी थोड़ी सी यहीं पर गलती करता है, हालांकि अब तो बहुत कोशिश करता है यूपीएससी इंग्लिश वर्जन लिख देता है। फिर आपको क्या करना है,
निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों में के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन मतलब वनों से ढका हुआ की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। सबसे ज्यादा कहाँ है, फिर कहाँ है, मतलब सबसे कम कहाँ है, फिर उससे ज्यादा कहाँ है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है कि कौन सा राज्य में सबसे कम है, मतलब इन चारों राज्यों में वन आच्छादित प्रतिशत, फिर उससे ज़्यादा कहाँ है, फिर उससे ज़्यादा कहाँ है, फिर उससे ज़्यादा कहाँ है, ऐसे आपको देखते चले जाना है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आप पढ़िए। अब नया डेटा जो आएगा 2023 का अभी हमारे पास है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की निकालो और इनकी स्थिति देखो। ठीक है, अब आपको देखना है, अब अगली बार यूपीएससी उनसे सवाल पूछ सकता है। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में नजर आपको रखनी है। ठीक, फिर हम चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत सरकार का तो कोयला, अब देखिए पहला प्रश्न मैंने कराया था आपसे, खनिज संसाधन, खनिज, मैंने कहा था खनिज संसाधन पढ़ो। अब इससे 2 सवाल आपके बन गए 2019 में। अब बताइए, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, इसका मतलब इनका वेटेज ठीक ठाक है। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। आप देखिए राष्ट्र, भले वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होगी तो ऑटोमेटिक जब आप ये पढ़ोगे तो इनको लिंक करने की कोशिश करो। फिर वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। अब ये उस समय का हो सकता है कोई चर्चा का विषय चल रहा है, उससे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, लेकिन ये आपको नजर रखनी है। अब यहीं पर खनिज संसाधन भी पढ़ लोगे तो वो तो आपका एक कहीं ना कहीं कथन ऐसा दे दिएगा यूपीएससी कि आपको वो कथन काटने में मदद करेगा। फिर ये सब चीज़ें तो जो है कॉमन सेंस से और पॉलिटिकल चीज़ों से जो चर्चा में चल रही होती है उनसे भी सॉल्व होते हैं। भारत हाल के समय में घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब देखिए आयात करता था, अब आत्मनिर्भर हो गया, एकदम से आत्मनिर्भर हो गया, क्या क्या है ऐसा। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है हम बाहर से आयात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आयात करते हैं। ठीक है, तो अब हमको कोयले के प्रकार देखने, यूपीएससी पूछ सकता है कोयला भारत में किस प्रकार का मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का कहाँ पर मिलता है, किस देश में मिलता है, तो उसकी लोकेशन देख लो। ठीक है, इस तरह से सवाल तैयारी करोगे तो यूपीएससी को सॉल्व करना, मतलब यूपीएससी प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो खनिज संसाधन अच्छे से पढ़िएगा, वायुमंडलीय और मौसम विज्ञान संबंधित घटनाएं पढ़िएगा। ठीक है, मैपिंग को देखते रहिए। आज आपको साउथ अमेरिका की मैपिंग, मतलब एटलस में जाकर के साउथ अमेरिका को देखना है, नदियों को देखते जाना है। ठीक है, यहाँ पर, और ये वायुमंडलीय घटनाएं या मौसम विज्ञान संबंधित घटनाएं उनको देखना है। पीवीटीजी के बारे में आप अच्छे से थोड़ा देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद मृदाओं के बारे में, मिट्टी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसी बहाने मिट्टी का भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जो चर्चा में जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी मैथ में देखना है, और यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकता है डायरेक्ट। अगर सिंपल होगा तो सिंपल पूछ लेगा, तीनों कथन को रख देगा यहाँ पे कि ये फोर्दो, नतांज और इस्फान क्या है, इस संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछ लेगा। फिर ये जो है सागर, झील, मैंने जैसे तरीका बताया इस तरीके से आप पढ़ोगे तो ये भी आसान हो जाएगा। फिर खनिज संसाधन आपको मैंने बताया, खनिज संसाधन एवं उनका वितरण कहाँ कहाँ है विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। अब देखिए प्राकृतिक चीज़ें जो हैं आपकी, जो खनिज संसाधन वगैरह कहाँ पर हैं, फिर उनका समाज पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, फिर आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ से मान लो कोयला प्राकृतिक क्षेत्र है, वहाँ पर कोयला मिल गया, तो कोयला जो है, कोयला आपके पास होगा तो आप उसको निर्यात करेंगे, निर्यात करेंगे तो आपका पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आर्थिक भूगोल का इफेक्ट पड़ा, और आर्थिक भूगोल जब पैसा आएगा तो आपकी सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी, तो सामाजिक स्थिति जब सुधरेगी तो सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित किया, तो यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र आ गया। इस तरह से जो आप पढ़ोगे तब आप यूपीएससी निकालने की स्थिति में होगे। तो ऐसे लिंक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।